गुड मॉर्निंग का करो, गुड आफ्टरनून कुछ करो ना, बोलो। सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं भरत सिंह श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में सभी को नमस्ते, हेलो, हाय, राम राम। हम आज बात करते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड पार्ट थर्ड। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है विद्यालयीकरण, सामाजिकरण एवं लैंगिक चिंताएं। विद्यालयीकरण, सामाजिकरण एवं लैंगिक चिंताएं। इसके अंदर हमारा टॉपिक है निरक्षरता। टॉपिक क्या है? निरक्षरता। लिटरेसी भी हम बात करेंगे आज। निरक्षरता पे बात करें हैं तो निरक्षरता से क्या होता है? मनुष्य में किसी भाषा में पढ़ने लिखने की योग्यता का न होना ही निरक्षरता है। यदि न अच्छी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, ना पढ़ सकता हो ना लिख सकता हो, तो वो क्या उसकी अनपढ़ता है, निरक्षरता है। तो निरक्षर लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ही आवश्यक जानकारियों से अनभिज्ञ रह जाते हैं और वे अगर किसी को पढ़वाना लिखवाना तो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो निरक्षरता में इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा एक अभियान भी चलाया है। इसे जुड़ने के लिए भी सबको इस आंदोलन में जुड़ने के लिए, शामिल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। इस आंदोलन को क्या कहा है? निरक्षरता उन्मूलन। निरक्षरता उन्मूलन जो आंदोलन है और उसके जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय हम यहाँ पे दो ही प्रकारों में कर सकते हैं। कौन से उपाय? नंबर एक, प्रारंभ से ही बच्चों के लिए निश्चित स्तर तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। पहला उपाय कि निःशुल्क शिक्षा हो, वो भी प्राइमरी लेवल की तो जरूर निरक्षर जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था हो, पहला उपाय। दूसरा है, अगर वो उस एज को क्रॉस कर गए हैं बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा नहीं ले पाते, अगर वो एज में ज़्यादा आ गए हैं तो उसके लिए जैसे 14 साल के बच्चों को यहाँ शामिल करना, और 14 से ऊपर आ गए तो क्या करें? पढ़ाना उनको भी है, वो भी अनपढ़ है, तो उनके लिए दूसरा प्रोग्राम है प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, उपचारात्मक उपाय। दूसरी है प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था है वो जो बच्चे हैं उनसे आगे जुड़े हुए हैं, 15 साल से ऊपर आ गए तो वो इनमें शामिल होंगे। तो ये दो उपाय किए गए हैं। जब हमारा देश के जिस सिस्टम में अंग्रेजी सिस्टम था और उस समय भी हमारे इस निरक्षरता के सिस्टम को लेकर के चिंतित हुए गोपाल कृष्ण गोखले। कौन चिंतित हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एक अभियान चलाया और अपनी बात रखी। जब देश में ये मान के चलो कि संसार के 50% लोग निरक्षर थे और हमारे देश के अंदर जो साक्षरता है वो हम कहेंगे कि 17% थी, 17.4% थी 1951 के अंदर। और जब इसके उपाय के बारे में बात की गई, अंग्रेजी शासनकाल में हमारे देश में केवल 6% लोग ही साक्षर थे और धीरे धीरे थोड़ा साक्षरता प्रतिशत बढ़ा। और गोपाल कृष्ण गोखले 19 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने एक अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव रखा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया 19 मार्च 1910 को, और इसमें ज्यादा ये हुई और 1911 में 13 मतों से ये 38 मतों से गिर गया। 38 मतों से ये 13 मतों के विरुद्ध में 1911 में 38 मतों से प्रस्ताव गिर गया। यहाँ पे जानकारी नहीं। फिर कुछ प्रयास हुए। 1937 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना लगाई। इसके लिए प्रस्ताव लेके आए कौन?
जैसे दूसरा मामला बेसिक शिक्षा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा की 1937 में एक योजना बनाई, उसे भी लागू करने के लिए अपने प्रयास किए। तो वो भी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ जाने से वह भी मामला खटाई में पड़ गया। 1937 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी गांधी जी द्वारा, या बेसिक शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट बेसिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो भी 1939 में खटाई में पड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और फिर बात आती है जब भारत देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में संविधान तैयार हुआ, और संविधान के लागू होने के समय 1950 में ये बात रखी गई कि 10 वर्षों के अंदर हमें 10 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, 10 से 14 वर्ष की जो आयु है जिन बच्चों की, उन बच्चों को हमें बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये संविधान में प्रस्ताव रखा गया 1950 में कि 10 सालों के अंदर हमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे। और 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसे ऑल इंडिया काउंसिल इन एलिमेंट्री एजुकेशन AICEE का गठन हुआ। ठीक है। और उसके बाद में 1964-66 में एक कोठारी आयोग का गठन हुआ, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन के बारे में, अपने शिक्षा प्रसार के बारे में अपनी राय दी। गठन करके 1966 में रिपोर्ट सौंपी। और 1986 में द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले 1968 में, दूसरी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और अब कौन सी शिक्षा नीति चल रही है? अब तीसरी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति, जिसे LPE 2020 कहा गया है। जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये तीसरी है। ये सेकंड थी, ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी। और फर्स्ट 1968 में बनी थी। ये तीन शिक्षा नीति बनी प्रदेश में। 1992 में इसमें सुधार हुए थे, जो 86 वाली में। और 1988 में ब्लैक बोर्ड योजना, 1980 में ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई। 1980 में ब्लैक बोर्ड योजना की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों में भवन बनाए गए और नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। और इस योजना के तहत 92-93 के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी ब्लैक बोर्ड योजना से जोड़ा गया। इसी बीच 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम या जिला प्राथमिक शिक्षा अभियान, ये कार्यक्रम DPEP योजना, जिसे डिस्ट्रिक्ट हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम, इसे प्रोग्राम कहेंगे। तो ये हुआ। उसके बाद में 2000 में सर्व शिक्षा अभियान आया। 2000 में सर्व शिक्षा अभियान आया। और इसी के अंदर 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को एक वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के रूप में बदल करके इस सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। और 1 अप्रैल 2001 को इसमें जोड़ दिया गया, जिसके अंदर 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे 94% बच्चों ने प्राथमिक और 11 से 14 वर्ष के बच्चों ने 83% बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा शुरू करवा दी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002-07 के अंदर भी 28,750 करोड़ रुपए भी शिक्षा पर खर्च किए
जो अब हम बात करेंगे निरीक्षकता उन्मूलन की कार्यक्रमों का वर्णन। इसमें सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, और सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे निरीक्षकता उन्मूलन की कार्यक्रम। निरीक्षकता उन्मूलन के कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? नंबर 1, साक्षरता कक्षाओं का संचालन। साक्षरता कक्षाओं का संचालन, इसके अंतर्गत साक्षरता में इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर कुछ एक बातों को डिस्कस करेंगे हम। इसमें है कि निरक्षर महिलाओं तथा पुरुषों की पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करने के लिए तथा इसको साधारण गणित प्रदान करने के लिए रात्रि पाठशाला यानी कि साक्षरता कक्षाओं का आयोजन किया गया। दिन में अपने काम करते हैं, इधर अपना काम करें, और शाम को जब फ्री हो 2 घंटे 1 घंटे वहाँ पे उनकी क्लास लगे पढ़ाया जाए, ये योजना थी। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है इसी में साक्षरता कक्षाओं में कि निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद बीच बीच में समय समय पर कक्षाओं में पढ़ाई जो करवाई गई है उन बातों की परीक्षा लेना की व्यवस्था, और जो सफल हो गए उनमें उनको प्रमाण पत्र देना, ताकि वो खुश हो, हाँ हमने ये पढ़ाई की और हमें ये सर्टिफिकेट भी मिला है। तो ये चीज़ भी उन्हें दी गई। और तीसरा कि निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रम में शिक्षार्थियों की यानी जो सीखने वाले हैं उनकी आवश्यकताओं, योग्यताओं आदि को समझने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल किया गया। अब बात आती है दूसरी 2 नंबर वाली पॉइंट की, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का संगठन करना। सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का संगठन करना, इसमें भी 2-4 बातें हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वस्थ मस्तिष्क तथा चित्त प्रवृत्तियों को संतुलित रखने के लिए सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य हेतु समाज शिक्षा, भजन, कीर्तन, नाटक, प्रदर्शनी कक्षों का संगठन करता है। नंबर 2, कवि दरबार, कवि सम्मेलन आयोजन करना, और जनता में निरस भाव है तो उसमें सरसता लेके आना, सरसता के भाव का संचार करना। अगला पॉइंट हो सकता है प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हमारे जो त्यौहार है, रीति रिवाज है, तो राष्ट्रीय अर्थ में राष्ट्र की उन्नति के लिए योजना तैयार करना, इसका आयोजन करवाना, और प्रहलाद भक्त और तिलक, गांधी आदि पुरुषों के आचरणों का हम कहें अनुसरण करना, ये बातें यानी स्मरण करके बताना। अब है अभिप्रेरित करना। अगला पॉइंट है अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करना नित्य प्रति के व्यवहार में आने वाली समस्याओं पर कक्षा में तो कोई वार्ता होती है और नए प्रौढ़ शिक्षा द्वारा उस पर कोई प्रकाश डाला जाता है। अतः प्रौढ़ यह कहते हुए कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, वह कक्षा में आना बंद कर देता है क्योंकि उसे निरस लगता है, कोई बात नहीं होती है। उसको ठीक से प्रेरित करने के लिए छानबीन की जाती है और पता चलता है कि उसके ठीक से प्रेरित यानी कि मोटिवेशन नहीं किया गया। अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेट नहीं हुआ, मोटिवेट नहीं होगा, सही नहीं आ रहा है। मोटिवेट होगा तो रुचि जागृत होगी, वो आएगा और पढ़ेगा। इस हेतु ये करना। अब है अनुसरण कक्षाएं। अगला पॉइंट है अनुसरण कक्षाएं। अनुसरण कक्षाएं साक्षरता प्रसार के कार्यक्रम में अनुसरण कक्षाओं को नितांत आवश्यक माना गया है। इसका अभाव प्राय स्वार्थ व्यापता है, फलतः जो प्रौढ़ द्वारा सीखा जाता है, कला है, कौशल है, वो चीज़ सब लुप्त हो जाती है और इसे यूज नहीं करेंगे तो, करके नहीं दिखाएंगे तो, और सारा समय इस कार्य में लगाया हुआ धन समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए उनके अनुसरण कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। अब अगला पॉइंट आता है कार्यक्रमों का प्रशिक्षण। अब कोई भी कार्यक्रम उसका प्रशिक्षण किस तरीके से होगा? कार्यक्रमों का
प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण सही तरीके से होगा तो अच्छा होगा। जिस प्रकार से हम कहें ग्राम नेताओं, स्वेच्छा से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों, छात्रों, अध्यापकों की सेवा से लाभ उठाने के लिए जिन्हें समाज कार्य से प्रशिक्षित करता है वही समाज शिक्षा के कार्यक्रमों में शामिल होता है। अब है अगला दृश्य श्रव्य साधनों का द्वारा शिक्षा। दृश्य और श्रव्य जहाँ दिखाई भी दे और सुनाई भी दे साथ साथ वो कार्यक्रम दिखाना, उसके द्वारा शिक्षा प्रदान करना। यानी कि नागरिकता में अगर नागरिकों में जागरूकता लानी है, जैसे हम कहें रेडियो प्रोग्राम हम करेंगे तो क्या होगा, उसमें रेडियो में ओनली सर्वे होगा, सुनाई देगा। और टेलीविजन है, टीवी है, तो उसमें दृश्य और सर्वे दोनों चीज आ गई और उनका यूज होगा। तो उसमें जैसे किसी विषय पर कोई फिल्म दिखानी है, उसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ में उसमें बोला जा रहा है, वो उसके नेता अभिनेता जो भी है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, मैजिक लैंटर्न, प्रोजेक्टर, पोस्टर चार्ट ओनली दिखाई देने वाले हैं। और ऐसी व्यवस्था करके समाज में शिक्षा का प्रबंध किया जा सकता है। अब नंबर 7 पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का संगठन करना। पुस्तकालयों तथा वाचनालयों का संगठन। पुस्तकालयों जहाँ जनता को बड़ी तेजी से बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों, वैज्ञानिक गतिविधियों से अवगत कराने के लिए समाज की शिक्षा सचल एवं अचल पुस्तकों की स्थापना की जाती है। समाज शिक्षा पर सामग्रियों जैसे पोस्टर है, चार्ट है आदि का वितरण करता है। और भित्ति चित्र यानी दीवारों पे उधर पर चित्र बनाए जाते हैं। नव साक्षरों को पढ़ाने के लिए पत्रिकाओं का भी तैयार किया जाता है, पत्रिकाएं, उसका प्रकाशन भी करवाया जाता है। ये निरीक्षकता उनके प्रमुख कार्यक्रम है। अब सामूहिक संगठनों की स्थापना और प्रोत्साहन। सामूहिक संगठनों में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद, व्यायाम, जो बलशाला यानी कि क्या कहते हैं, हम कबड्डी करते हैं, जैसे घुटते हैं बच्चे, और बालकों, महिलाओं, युवकों, वृद्धों आदि के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे करवाना और उसके दल बनवाना। और कृषक दल, समाज दल, ग्राम दल जो भी है वो नाम देते हैं उनके, और ऐसे सेंटर बना करके उसका नेतृत्व करना और उनमें से नेतृत्व करवाना। और समाज शिक्षा का संगठन का एक ये पुनित कार्य है। हमारे देश में न जाने कितने महात्मा गांधी, विनोबा, सरदार पटेल, सुभाष वाला, नेहरू बने पड़े हैं, किंतु उनकी जो योग्यताएं खोई रहती हैं। अगर गहन अधिकार के पर्दे के पीछे छिपी रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अगर अपने प्रयासों से नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अनेक संगठनों का निर्माण करके ऐसे दीपक जला करके शिक्षकों का जो कर्तव्य है वो अपना पूर्ण करें और उनमें जागृति लेके आए। इसलिए संगठनों की स्थापना होनी चाहिए। अब बात आती है अगले पॉइंट की। इतना पॉइंट अलग इसमें कि भारत में स्त्री शिक्षा तो क्या प्रयास हुए, थोड़ा अलग से पूछ लिया जाए कि भारत में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास है। तो देखो, देश के आजादी के बाद संविधान तैयार हुआ तो संविधान में 1945 के तहत 14 साल तक बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान किया, ये प्रावधान किया गया है। और इसके तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिलते हैं और पंचवर्षीय योजनाएं भी बनाई गई हैं जो समय समय पर अपना बजट देती हैं। उसमें अनेक कमीशन आए हैं, उन्होंने अपने अपने सिस्टम की रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया है कि स्त्रियों की बेहतरीन एवं बहुमूल्य सुझाव भी दिए उन्होंने शिक्षा के लिए। विश्वविद्यालय शिक्षा समिति, नारी शिक्षा राष्ट्रीय समिति, स्त्री शिक्षा सार्वजनिक सहयोग समिति, कुठारी कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक केंद्रीय सलाहकार समिति आदि समितियां भी बनी, इसमें सुझाव दिए उन्होंने। और 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया और 2000 में सभी को शिक्षित करने की योजना बनाई गई जो पूरी नहीं हो सकी। ब्लड ऑपरेशन महिला है,
नवोदय विद्यालय में यही काम है कि वो बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी परीक्षा लेकर के और उच्च शिक्षा के लिए वो चुनाव कर लेते हैं और वो डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर उसमें जाते हैं और सेना में भी जाते हैं। तो उनके लिए भी सारी +2 तक की आगे की पढ़ाई है वो फ्री करवाते हैं। और उसमें 1 तिहाई लड़कियां भी होती हैं शामिल, उसमें 1 तिहाई नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, उसमें 1 तिहाई लड़कियों को भी रखा जाता है। और भी हमें अगर आगे बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। धार्मिक स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो पहला प्रयास है, मान लें फर्स्ट कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, इसमें कौन था? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख उसकी अध्यक्ष थी और इसी के नाम से ये कमेटी बनी। इसको देशमुख कमेटी भी कहते हैं, देशमुख समिति भी कहते हैं, या देशमुख कमेटी भी कह लो, या राष्ट्रीय महिला साक्षरता समिति भी से कहते हैं। इसके अंदर 1958 में जो 1959 में प्रतिवेदन स्थापित हुआ, उसमें जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया उसमें की सुझाव आए वो है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत नारी शिक्षा का प्रसार करने के लिए केंद्र को यानी केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। दूसरा, पुरुषों तथा स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था में समानता हो। ये कमेटी ने पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा की समानता के बल पर समानता पर भी बल दिया, पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पर ध्यान को भी सक्षम किया जाए। ग्रामीण अंचलों यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए भी केंद्र सरकार से ऊपर लेना चाहिए, उन्हें काम करवाना चाहिए। और समस्त राज्यों में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए परिषदों की स्थापना की का सुझाव दिया गया। और शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। और केंद्र सरकार को ही राज्य सरकारों के लिए धन तथा नीति की व्यवस्था करनी चाहिए। और नारी शिक्षा का प्रचार केंद्र सरकार को स्वयं करना चाहिए। इस प्रकार देशमुख समिति है उसने भारत सरकार पर ऐसे सिस्टम के प्रभाव डाला और 1959 में उसके लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। 1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हो गई। अब बात आती है दूसरी कमेटी की। दूसरी कमेटी है वो है हंसा मेहता समिति के सुझाव। ये हंसा मेहता समिति है, सुझाव की सभा समिति, इसकी अध्यक्षा कौन थी? इसकी अध्यक्षा श्रीमती हंसा लेगी थी, इसी के नाम से ये कमेटी बनी, श्रीमती हंसा मेहता। और जो 1962 में भारत सरकार द्वारा पूर्व में नियुक्त राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गई। इसमें श्रीमती हंसा मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके सुझाव थे, यह आवश्यक है कि पुरुषों और स्त्रियों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक कार्यों के में भेदों के आधार पर बालक बालिकाओं के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए, रुचि के अनुसार होने चाहिए उनके। और बालकों तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विद्यालय स्तर पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। प्राथमिक लेवल है, मिडिल लेवल है, उन पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब आता है तीसरी कमेटी। तीसरी कौन सी कमेटी आ रही है? यानी अपनी कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा के संबंध में सुझाव 1964-66 कोठारी आयोग द्वारा कोठारी आयोग द्वारा 64-66। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि अपने सुझाव दिए। आयोग ने 3 तरह से सुझाव दिए हैं। पहला है आयोग के प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, फिर माध्यमिक में, फिर उच्च माध्यमिक में सुझाव। तो पहला पढ़ते हैं प्राथमिक में। प्राथमिक में क्या है कि भारत के प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं को भेजने के लिए जनमत तैयार किया जाना चाहिए, जनता को तैयार करना चाहिए, जनता को उसके मत को तैयार करना चाहिए, उनके विचारों को, ताकि वो विद्यालय में भेजें। बालिकाओं को पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि मुफ्त देकर प्रोत्साहित करना। और भारत के संविधान के अनुरूप बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा का खुलकर समर्थन
और प्रसार करना, और शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के प्रत्येक विद्यालय की स्थापना हो। जो उच्च प्राथमिक स्तर है 6वीं से 8वीं तक का, उस पर बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना हो, और सरकार द्वारा 11 से 13 वर्ष अवस्था के वर्ग की बालिकाओं के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये 5 सुझाव थे प्राथमिक शिक्षा के संबंध में। अब आता है 2 नंबर, आयोग के माध्यमिक शिक्षा के संबंधी सुझाव। अब 2 नंबर है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कि बालिकाओं को छात्रावास तथा यातायात की सुविधा भी दी जाए। इसमें क्या हुआ कि छात्रावास और या बस की सुविधाएं दी जाए, उन्हें छात्रावास दो या फिर यातायात की सुविधा दो। छात्रावास और यातायात की सुविधा, और ये बात कही गई। दूसरा, बालिकाओं को पुस्तकी और ये सब चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय की स्थापना हो। इन्होंने माध्यमिक स्तर जो मिडिल से आगे है 10वीं तक का, उसके लिए अलग से लड़कियों की व्यवस्था भी, यहाँ पढ़ाने की अलग व्यवस्था हो, और विद्यालय में बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी दी जाए, जिसके लिए उन्हें अल्पकालीन तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। अब आता है तीसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग के उच्च शिक्षा संबंध में सुझाव। उच्च शिक्षा के संबंध में बात करें हम, तो ये भी 4-5 लाइनें आती हैं इसकी, कि उच्च शिक्षा में बालिकाओं को प्रशासन एवं व्यावसायिक प्रबंधन की शिक्षा भी देनी चाहिए। बालिकाओं को छात्रवृत्तियाँ तो देनी चाहिए, और ताकि वो घर का वालों को कम खर्चा हो, कम खर्चे में छात्रावास में रह करके वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और उसमें घर वालों को बोझ ना रहे। तीसरा है कि इस तरह की शिक्षा में छात्राओं के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, जो विषय की चयन की, उसको छूट होनी चाहिए कि हाँ हम फलाने सब्जेक्ट में फलाने विषय को पढ़ेंगे। और अगला पॉइंट आता है कि बालिकाओं के लिए पृथक डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। अलग अलग डिग्री कॉलेज भी हो लड़कियों के लिए। कोठारी आयोग ने नारी शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए, देश भर में क्रियान्वित किया गया, पर भारत में नारी शिक्षा का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ, जो आज आप देख रहे हो। इसके बाद में आता है 5 वर्षीय योजनाएं और नारी शिक्षा। लास्ट पॉइंट है 5 वर्षीय योजनाएं और नारी शिक्षा। ये हमारा जो पॉइंट है इसका। इसमें हम बात करें तो 5 वर्षीय योजनाएं समय समय बनी हैं, उनमें अलग अलग क्षेत्रों